हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था कि रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता था, मार्केट फोर्सेस कोई काम नहीं करती थी। हमने उसमें पढ़ा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देयर वर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फिक्स एक्सचेंज, gold standard and Bretton Woods. In gold standard, all currencies have to compete with gold, and in Bretton Woods, all currencies are paid with US dollars, and US dollar ultimately paid with gold. और आज हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल नाम से ही पता लगता है फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है, मींस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? डिमांड एंड सप्लाई। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर, अब ये बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स एक मार्केट होता है जहां हम फॉरेन करेंसी को सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या फॉरेन एक्सचेंज है। वहां जो रेट डिटरमाइन होगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। हमें पता है डिमांड कर्व क्या होता है? नेगेटिव होगा, और सप्लाई कर्व पॉजिटिव रहेगा, है ना। जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि एक्सचेंज रेट यहां हमारा फिक्स हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। इसको कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती, इसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन भी नहीं होता। मैं लिखा है यहाँ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जो भी करना है वो मार्केट फोर्सेस को करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, लेकिन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट गवर्नमेंट का इसके लिए कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी मार्केट फोर्सेस को इनको कंट्रोल करती है ताकि ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन या एक्सेस डिमांड या जो डेफिशिएंसी डिमांड है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, वहां उसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इसकी मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मेरिट्स थी और डीमेरिट्स थी। जो फिक्स एक्सचेंज रेट की डीमेरिट्स हैं वो इसकी क्या बनेगी? मेरिट्स बनेगी। जैसे नो ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब उसमें तो क्या था? गोल्ड के अकॉर्डिंग करेंसी को ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हो जाता था, क्योंकि उसमें डिमांड के अकॉर्डिंग या सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं था। यहाँ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग है, तो ओवर या अंडर वैल्यूएशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती और ना ही ऐसा होता है। जो आपकी डिमांड और सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस हैं वो आपको फोर्स कर रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ मार्केट रेट आपको डिसाइड हो जाएगा। सेकंड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ 100% गोल्ड रिजर्व। फिक्स एक्सचेंज में क्या था कि सारी वैल्यू किससे डिफाइन की थी हमने? गोल्ड सिस्टम से। अब गोल्ड सिस्टम तो है नहीं हमारे पास, तो 100% जो गोल्ड रिजर्व है उसकी जरूरत नहीं है। हम डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने जो फॉरेन करेंसी है उसके स्टॉक को, उसके रिजर्व को मेंटेन करके चल सकते हैं। एनकरेज वेंचर कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट में हम वेंचर कैपिटल को नहीं मूव कर सकते थे, इसमें वेंचर कैपिटल मूव होती है, जितना चाहे हम इन्वेस्ट फॉरेन में कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या रहेंगे इसकी? यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती हैं। डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया तो एक्सचेंज रेट हमारा यहाँ पहुंच गया, है ना। डिमांड कम हो गई, एक्सचेंज रेट यहाँ आ गया, मींस डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इससे स्टेबिलिटी नहीं रही, और स्टेबिलिटी नहीं है तो फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है, लेकिन यह स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिलता है। स्पेकुलेशन मींस सट्टा बाजार को अगर हम लगाना चाहें तो उसको बढ़ावा मिलता है यहाँ। और कोऑर्डिनेशन जो है मैक्रो पॉलिसीज के अंदर वो थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता है। मैक्रो पॉलिसीज का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या रहेगा? इनकन्वीनियंट, ज्यादा इजी नहीं रहेगा। अब डिमांड कहां से होती है इसकी? इंपोर्ट।
हम गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी। हम अमेरिका से कोई चीज मंगवा रहे हैं, यूएसए से कोई चीज मंगवा रहे हैं, तो वो हमारी करेंसी का क्या करेगा, उसे तो डॉलर चाहिए ना, तो हमें उसे डॉलर में पे करना है। तो इंपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। टूरिज्म, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, कहीं छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए, तो उस टूरिज्म के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो किसके, कौन सी करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। रेमिटेंस बाय फॉरेन वर्कर्स इन इंडिया, कुछ फॉरेनर्स इंडिया में काम करते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, सैलरी चाहिए, वो किस में चाहिए, उनकी करेंसी में चाहिए, ठीक है। उन्हें INR इंडियन करेंसी में नहीं चाहिए, उन्हें उनकी नेटिव जो कंट्री है उसी करेंसी में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन रिजर्व चाहिए। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, हमने जो वर्ल्ड बैंक से, IMF से या और डेवलप कंट्री से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसका लोन पे करना है, वो हमें वापस देना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है। सप्लाई, सप्लाई कहां से होगी, एक्सपोर्ट, हम लोगों ने जो सामान बेचा, ठीक है, उसकी पेमेंट हमें रिसीव होगी, वो किस में होगी, फॉरेन एक्सचेंज में होगी। टूरिज्म, वहां के लोग यहाँ घूमने आए, वो अपनी करेंसी लेके आएंगे, यहाँ कन्वर्ट करवाएंगे इंडियन रुपीज के अंदर, ठीक है। फिर इंडियन वर्कर इन फॉरेन, हमारे बहुत सारे लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, उन्हें जो पेमेंट मिलेगी किस में मिलेगी, इंडियन करेंसी में नहीं, उनकी नेटिव करेंसी यानी कि USD में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल करेंसी की तो USD यानी कि US डॉलर में मिलेगी। FDI बाय MNCs, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारी कंट्रीज के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट किस में करेंगी, फॉरेन करेंसी के अंदर करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक था आज हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, इसे आप कीजिए।